सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग फ्रिक्शन पे चर्चा करेंगे। फ्रिक्शन के डेफिनेशन, फ्रिक्शन के नेचर, उसके टाइप, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, उनके बीच के रिलेशन, व्हाई इट इज ईजियर टू पुल देन पुश, सभी बातों पे एक कंप्लीट डिस्कशन होगा। कोशिश ये होगी कि एवरी पॉइंट को, एवरी एस्पेक्ट को टच किया जाए, सिंपल से सिंपल और कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स बातें एक साथ कर ली जाएं। तो होप आप इसके लिए तैयार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन से। तो सबसे अहम बात इसमें यह है कि फ्रिक्शन बेसिकली एक कांटेक्ट फोर्स है। हाँ, पिछले केसेस में फोर्सेस को हमने जो डिवाइड किया था कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट की कैटेगरी में, तो फ्रिक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये कांटेक्ट फोर्स है। किसके बीच? तो दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। तो ये दो सरफेस जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, उनके बीच का जो फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स जो है, वो आप फ्रिक्शन बोलेंगे। लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कब होगा? जब दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगे, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन या तो सेट हो जाए और नहीं तो सेट होने की कोशिश हो। इसीलिए वहाँ पर टर्म यूज हुआ है इम्पेंडिंग मोशन। मतलब जो मोशन आने वाला है, जो मोशन होने वाला है, अगर हो गया है तब भी होगा और नहीं हुआ है तब भी होगा। यानी रिलेटिव मोशन के कंडीशन में फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस है। ओके, अभी कुछ डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं जिससे फ्रिक्शन को काफ़ी आसानी से मैं समझा सकूं, आप तक अपनी बातें रख सकूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहला डायग्राम जो बनाया है, एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक को रखा है। इस ब्लॉक की बात अगर आप करेंगे, क्लियरली दिख रहा है कि ब्लॉक जस्ट उस सरफेस पे लाई कर रहा है, मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इम्पेंडिंग मोशन के चांसेस यहाँ नहीं हैं। ऐसे केस में हमने न तो इस पर कुछ फोर्स अप्लाई किया और ना ही फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स है स्मॉल एफ से डिनोट किया है, कैपिटल एफ से मैंने आपके लिए फोर्स को डिनोट किया है जो अप्लाई करेंगे हम लोग, और दोनों ही जीरो हैं पहले वाले केस में। ओके, ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट केस में एक 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है, दिख रहा होगा 10 न्यूटन वहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ है। वो भी किस तरफ? तो राइट डायरेक्शन में। अपने आप लेफ्ट डायरेक्शन में सरफेस के कांटेक्ट में एक 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप हो गया। ओके, अभी इस केस में अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों इक्वल हैं, दोनों ही 10 न्यूटन है। पहले जीरो थे दोनों, अभी दोनों 10 न्यूटन हो गए। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट डायग्राम में किया हुआ क्या है, तो फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स किया गया है और फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स करने के साथ फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपने आप रिवर्स हो गया। इसीलिए फ्रिक्शन की जब बात आती है तो इसको सेल्फ एडजस्टिंग बोलते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग बोलने का एक और कारण है, नेक्स्ट डायग्राम में आप देख लीजिए कि फोर्स अप्लाइड जो था वो 20 न्यूटन हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप 20 न्यूटन हो गया। ओके, डायरेक्शन को एडजस्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर रहा है। इसके बाद के डायग्राम में फोर्स को हमने बढ़ा करके 50 न्यूटन कर दिया। हाँ, अभी तक हम यहाँ बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट जो थे सभी केस में कैसे थे? रेस्ट में थे। सभी केस में ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखा हुआ था, यानी कंडीशन स्टैटिक था। यहाँ भी रेस्ट है, अभी भी यहाँ पर रेस्ट में है, लेकिन इसके बाद जब हम थोड़ा भी फोर्स बढ़ाते हैं तो वो रेस्ट में नहीं रह जाता। मतलब क्या है? मूव कर जाता। तो ऊपर के जितने डायग्राम थे यहाँ तक, ये स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर स्टैटिक कंडीशन है। अगर इस केस में बात करें, जस्ट इसके बाद ही मूव करना शुरू किया, तो ये बेसिकली कौन सा हो गया? तो एक काइनेटिक कंडीशन हो गया, मूविंग कंडीशन हो गया। अब उसके पहले स्टैटिक कंडीशन और काइनेटिक कंडीशन के बीच में एक ऐसा कंडीशन आया होगा जो बॉडी को लिमिट करके, रोक करके, मैक्सिमम अपोज करके रखा होगा।
इस कंडीशन को हम लोग लिमिटिंग कंडीशन बोलेंगे। अब इसके बियॉन्ड अगर फोर्स अप्लाई हुआ, जैसे 50 न्यूटन के बाद से 51 अप्लाई होते ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर गया, है ना, तो यहाँ पर रेस्ट ना बोल करके एक टर्म यूज कर लें, अब मूव कर जाएगा, यानी जस्ट मूव करने के कंडीशन में है, लेकिन है अभी भी रेस्ट में। ठीक है, जस्ट मूव वाले कंडीशन में ये बॉडी मूव नहीं किया, अभी भी रेस्ट में है। ओके, तो आपके पास 3 कंडीशन आ गए, एक आपके पास स्टैटिक, एक आपके पास काइनेटिक और एक लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग कंडीशन के फ्रिक्शनल फोर्स को FL से डिनोट करते हैं। स्टैटिक कंडीशन के फ्रिक्शनल फोर्स को FS से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि FS जो है वो वेरिएबल है, और उसके बाद जो कंडीशन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन FK। हाँ, तो यहाँ पर रेस्ट में ही है, इसका मतलब क्या है, वो भी तो स्टैटिक ही है, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ये FS का मैक्सिमम कंडीशन है, FS मैक्स, यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। इस बात को आपको बड़ी इत्मीनान से समझ लेना होगा। हाँ, अभी भी अगर यहाँ पर फोर्स की बात किए, अप्लाई किया था 50 न्यूटन, तो ये 50 न्यूटन ही है अब तक। हाँ, लेकिन जैसे ही बॉडी मूव किया, काइनेटिक फ्रिक्शन जो हो गया ये F से कम हो गया, यहाँ पर F 51 है, यानी 51 से कम हो गया। इस केस में जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर गया और ऑब्जेक्ट जो है वो चल पड़ा। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन को दिखाने के लिए एक एक्सिस में अप्लाइड फोर्स मतलब F रख लेते हैं, ठीक है, और एक एक्सिस में फ्रिक्शनल फोर्स मतलब स्मॉल f रख लेते हैं। डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर चूँकि दोनों इक्वल है, 45 का एंगल बनाते हुए ये बढ़ेगा आगे तक, यहाँ तक आएगा। ओके, और एक जगह पे जहाँ पर मैक्सिमम आया था वहाँ तक आ जाने दीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स उसके बाद से अचानक से डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करके फिर कांस्टेंट सैचुरेट कर जाएगा। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर जो टॉप पिक मिल रहा है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, FL लिमिटिंग फोर्स है, जिसको आपने FS मैक्स की बात की है, यानी मैक्सिमम की बात की है। उसके नीचे अगर आप देखना चाहें तो ये क्या है, ये बेसिकली आप जो डिनोट कर रहे हैं वो FK है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और भी क्लियर आपको दिख रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। अच्छा, फ्रिक्शन की सबसे ख़ास बात यह है कि ये ऐसा फोर्स जिसको हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, अब बोलिएगा कि यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं की बात कह रहे हैं, तो मैं एक बात कहूँ फ्रिक्शन के बारे में, इस फोर्स के बारे में एक बड़ा फेमस सा लाइन है। वो फेमस सा लाइन क्या है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी डेविल। नेसेसरी मतलब आवश्यक भी है और डेविल मतलब शैतान भी है। अरे भाई, ये दोनों कैसे? तो दोनों इसलिए क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो मूव करता और ना ही स्टॉप्ड होता। यानी मोशन पे जो कंट्रोल है हमारा वो ड्यू टू फ्रिक्शन है। ये सोच के देखिएगा, ये सोच के देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप जिस फर्श पे हैं वहाँ ग्रीसिंग कर दी जाए, आप नहीं चल पाओगे और साथ ही साथ आप स्लिप भी करोगे। ओके, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी बात करें हम लोग कि जितने भी वियर एंड टियर, टूट फूट होते हैं बेसिकली मशीनरी पार्ट में, बॉल बेरिंग खराब हो जाता है, कहीं कोई पार्ट रब होकर के टूट जाता है, वर्क करना बंद कर देता है,
उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो बेसिकली आप पाएंगे कि फ्रिक्शन है, यानी फ्रिक्शन डेविल भी है। हाँ, तो फ्रिक्शन के बारे में दो बातें अभी तक खुल करके सामने आई। पहली बात, फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, खुद को खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और दूसरी बात ये सामने आई कि फ्रिक्शन नेसेसरी डेविल है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसी तरह मिलते रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम फ्रिक्शन की बात किए तो साथ ही साथ हम लोग पढ़ लें एक चीज़ लॉज की, ठीक है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन बोलिए, या कभी कभी इसको है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोला जाता है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन या लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी सामने, वन बाय वन करके हम लोग देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि रख दिए हैं, जैसा कि दिख रहा है बीच वाले डायग्राम में। तो बीच वाले डायग्राम में जो आपको रेस्ट में या मोशन में, अभी वहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, उसकी बात तो कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। चलिए, एक ऑब्जेक्ट है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अप्लाई करने की वजह से एक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, ऐसा मान करके चलिए। अभी ये कांटेक्ट में है सरफेस के, तो ऑब्वियस है कि इसके परपेंडिकुलर में एक नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन बहुत क्लियरली हो चुका है। तो अगर हम लॉज की बात करें तो वन बाय वन, पहला लॉ तो बेसिकली वो डेफिनेशन ही है, ओके, कि whenever two surfaces are in contact and they tends to move on each other or there is a relative motion between them, there will be a force of friction. दूसरी बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में ये बोला गया कि एक्ट्स पैरेलल, एक्ट्स पैरेलल है ना, या टेंजेंशियल, एक्ट्स पैरेलल ऑब्लिक टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट आपके यहाँ पर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मैंने सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के पैरेलल ही दिखाया था अभी तक। थर्ड जो बात है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोले या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोले, इज इंडिपेंडेंट ऑफ किसके? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फोर्थ है, वो फोर्थ में बोला गया है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलें या आप लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलें, जो डिनोट करना चाहें कर लें। ओके, ऐसा है कि ये प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। अगर हम इसी को इक्वल में लिखना चाहें तो एफ एल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, म्यू एस एक नया चीज़ है और इनटू आर, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास ये रिलेशन आया। अभी सभी डायग्राम में क्लियर कुछ बातें हुई थी स्टैटिक कंडीशन वाली, जैसे यहाँ पर आपने लिखा था लिमिटिंग कंडीशन की, तो आप इसको एक तरीके से लिख सकते हैं एफ एस, है ना, मैक्स, ठीक है। हम अगर चाहें तो इन सिंपल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले लिख लें म्यू एस जो है वो आपको ये एफ एल डिवाइडेड बाय आर, या आप लिख सकते हैं इसको एफ एस क्या मैक्स बाय आर के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट, है ना। जो भी फैक्टर गुना होता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, मालूम होगा, ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट भी होता है। ओके, अब आप यहाँ पर देखें, आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे इस सिचुएशन को तो आपने लिख लिया, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते, क्या लिखना चाहते,
तो वो भी ध्यान दे दें। काइनेटिक वाले के लिए है ना, तो ऑब्वियस होता कि आप यहाँ पर F/r अगर ये बॉडी मूव कर रहा होता तो यहाँ Fl की जगह Fk लिखते, ये आपको म्यू के हो जाता, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ है ना काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर इस फ्रिक्शन की बात कर रहे थे, स्टैटिक था, तो ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी और भी बातें होनी हैं और भी डिस्कशन होना है इसमें। सिचुएशन हमारे पास अलग अलग आएगा। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो या कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो, एक बात तय है कि ये कोएफिशिएंट बेसिकली डिपेंड करता है सरफेस ऑफ कांटेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस। जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, और ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर साफ ये बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, वेल बढ़िया। अभी एक बात और भी इम्पॉर्टेंट थी कि आपने देखा होगा कि जितने भी व्हील्स बनते हैं, चक्के बनते हैं, उसका शेप राउंड होता है। और ये राउंड शेप बना करके हम जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या करना क्या चाहते हैं, ये समझने वाली बात है। अभी अगर हम इस पे फोर्स की बात करें, इस तरह फोर्स लगा दिया, ओके, तो ऑब्वियस है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको इधर लगेगा। अच्छा, राउंड सरफेस जो होते हैं ना, वो बेसिकली रोल करते हैं। इस तरह का ऑब्जेक्ट जो है रोल करेगा, ठीक है, या इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो बेसिकली रोल करेगा। अब ये राउंड सरफेस बनाने से फ़ायदा क्या है उसकी भी बात करें। अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है ना, इस तरह का कोई प्लेन सरफेस है, तो देखिए प्लेन सरफेस अगर कहीं पे लाई कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात क्या हो रही है, ये ऐसा है कि फ्रिक्शनल फोर्स का भी जो ओरिजिन है, मैक्सिमम फोर्स के ओरिजिन आप तलाशने जाएंगे डीप में तो पता चलेगा, या तो एटॉमिक नहीं तो मॉलिकुलर। तो एटॉमिक या मॉलिकुलर फोर्स जो होता है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, सबको मालूम है। अगर मॉलिक्यूल्स क्लोज आएँ, कांटेक्ट में आए, तो फोर्स काफ़ी इफेक्टिव होता है। और जितना ज़्यादा कांटेक्ट पॉइंट होगा, फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर फ्लैट सरफेस है तो यहाँ पर कांटेक्ट सरफेस कंपैरेटिवली राउंड सरफेस से ज़्यादा होगा। ऐसे भी राउंड सरफेस पे कम कांटेक्ट दिख रहा है। इसको दिखाने के लिए, इसको बताने के लिए मैंने इस तरह का एक बना के रखा है ना। ऐसा इसलिए, पहले जो घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी होता था, उसके व्हील्स जो हैं टायर एंड ट्यूब वाले नहीं होते थे, लकड़ी के बने होते थे, और उसमें भी राउंड शेप बनाने की कोशिश की जाती थी। तो वो कुछ हेक्सागनल, ऑक्टागनल टाइप का शेप बनता था और उसको मूव कराना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। जब से टायर वाला शेप आ गया, बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी को भी खींचना आसान हो गया। गांव देहात में अभी भी आपको दिख जाएगा। तो देखिए, अगर हम इस तरह का शेप बना लिए और इसको सरफेस पे रख रहे हैं, तो अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करें तो मिनिमाइज हो रहा है। हम थोड़ा सा इसको अगर एजेस को ये किए थे, तो अगर यही हमारे पास प्लेन सरफेस था कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा था। और यही चीज़ अगर पूरी तरह से राउंड हो जाए तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट पे रहेगा। यही वजह है कि जब हम कार, बाइक या कुछ भी चलाते हैं, उसके टायर का एयर प्रेशर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। अगर एयर प्रेशर घट जाए तो व्हील जो है फ्लैट हो जाएगा और तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो ऐसा है राउंड ऑब्जेक्ट के केस में जो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन का कुछ स्पेशल नाम होता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तब ऐसे केस में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिखाना हो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसका, तो बेसिकली सरफेस ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे थे, इसी का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ओके, तो
तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू आर होगा, यानी आप यहाँ पर एक और कोफिशिएंट फ्रिक्शन की बात कर सकते हैं एफ आर बाय आर। ओके, तो हम डिस्कस किए थे कि बेसिकली हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 3 तरह के लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गए। अब एक और बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, मैंने बताया कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम काइनेटिक फ्रिक्शन और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो उसके हिसाब से अगर सबको आर से डिवाइड कर दिया आपने, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। डिवाइड करने से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी अगर इक्वल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर एफ एल बाय आर की बात करें तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, म्यू है ना, एस में, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। एफ के बाय आर की बात करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो ये म्यू के में। और एफ आर बाय आर की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू आर। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो रिलेशन होता है कुछ ऐसा होता है। ये रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है जब बात आएगी डिस्कशन की। एक बात पूछा जाता है जिसको लॉजिकली आपको आंसर करना पड़ता है, वाई व्हील्स ऑफ व्हीकल्स आर मेड राउंड इन शेप एंड वाई एयर प्रेशर इज मेंटेन्ड इन व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स। तो उसका आंसर यही होता है ताकि वो रोल करे, स्कीड ना करे, क्योंकि स्कीडिंग करेगा तो फ्रिक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगी। ओके, चलिए ये बातें हो गई। अब यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दे दें, बार बार म्यू के म्यू आर ये सब यूज़ करते करते आप थक जाएंगे, तो कंसेप्चुअली डेवलप तो कर लिया आपने, है ना। अपनी सुविधा के लिए आप एक सिंपल सा रिलेशन याद रखो और जैसा सिचुएशन होगा वैसा आप इसको डेवलप कर लेना। जैसे बात यहाँ पर हुई इन सिंपल, हम क्या लिखें, तो इन सिंपल जब भी फ्रिक्शन को लिखना हो तो आप स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू इंटू आर लिख लो, कोई कन्फ्यूजन ना होगा किसी को। हाँ, ये याद रखना कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मूव कर रहा है या बॉडी रोल कर रहा है, अकॉर्डिंगली इसका सफिक्स जो है वो चेंज कर देना। एफ एस म्यू एस, एफ एल म्यू एस वहाँ भी होगा, और एफ के म्यू के, एफ आर म्यू आर, ऐसा, ठीक है। ओके, अभी एक और बात, म्यू एस की जब बात करें तो ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन में होगा, नीचे नॉर्मल रिएक्शन वो भी न्यूटन में होगा, दोनों का न्यूटन कट जाएगा यानी ये यूनिटलेस होगा। और डायमेंशन ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, दोनों डायमेंशन कट जाएंगे, ये डायमेंशनलेस। तो म्यू बेसिकली यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल क्वांटिटी है जो सरफेस टू सरफेस वेरी करेगा, स्टेट ऑफ रफनेस टू स्टेट ऑफ रफनेस वेरी करेगा, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। डिपेंड तो दो ही बातों पे करेगा, एक टू नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ रफनेस। ओके, चलिए अब इस बातों के बाद, इन बातों के बाद अब वापस एक जगह आते हैं। हमने एक चर्चा की कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल है। अरे भाई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल क्यों है, ये भी तो सोचना होगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन जनरेट होने की जो हम लोग बात कर रहे थे उस पे वापस आते हैं, है ना, और फिर डिस्कशन पे यहाँ पर लाना होगा सभी पॉइंट्स को। अगर आप कोई कांटेक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी सरफेस के ऊपर, मान लीजिए सरफेस के ऊपर आप कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कुछ इस तरह का। ओके, लेट अस अप्लाई इट। ये फोर्स हमने डाउनवर्ड अप्लाई किया, जैसे कि चलने में कभी भी हम इंक्लाइंड होकर के ग्राउंड को प्रेस करते हैं। एज ए रिजल्ट जो सरफेस है वो ऑब्जेक्ट को प्रेस करेगा ऊपर की तरफ। तो ये हमारा हो गया कांटेक्ट फोर्स, ये हो गया कांटेक्ट फोर्स, जिससे भी डिनोट करना है। चलिए यहाँ पर हम एफ एस डैश से डिनोट करते हैं। एंगल पे है तो ऑब्वियस है कि इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे। दो कंपोनेंट कांटेक्ट फोर्स के जो टूटेंगे, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसका नाम क्या होगा,
जिसका नाम नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा फोर्स की बात करें वो पैरेलल टू द सरफेस ब्रेक होगा, इसका नाम क्या होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको फ्रिक्शन मिलेगा, यानी फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक ही जगह से ओरिजिनेट हुआ है। इसीलिए आप बोल रहे थे कि फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और कोई बात नहीं थी। हाँ, अब जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और उतना ही ज़्यादा वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल तो होने ही है, तय हो गई बात, सही हो गई बात, ठीक है। अब चलिए, तो ऐसा है कि हम चाहें तो इस एंगल को एज्यूम कर लें, है ना, लेट अस सपोज अल्फ़ा। अगर इसको अल्फ़ा एज्यूम करें तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की तरफ इसका कंपोनेंट था उस पर ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली एफ डैश साइन अल्फ़ा हो जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ जो कंपोनेंट टूटा था इसका, ये एफ डैश कॉस अल्फ़ा होगा। ओके, अगर हम एफ और आर को डिवाइड करें, एफ और आर को डिवाइड करें, ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर से एफ डैश साइन अल्फ़ा और इधर से एफ डैश कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इधर से तो टेन अल्फ़ा हो गया, ठीक है, और इधर से आपके पास म्यू हो गया, म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। एक चीज़ आया क्योंकि एफ बाई आर था, हमने डिस्कस किया था, एफ बाई आर हमेशा क्या होगा, म्यू होगा। तो यहाँ से ऊपर चला जाए तो हमारे पास एक एंगल मिलेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा बेसिकली टेन इनवर्स म्यू के बराबर होगा, और जो टेन इनवर्स म्यू के बराबर एंगल होगा इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जा सकता है, बोला जा सकता क्या है, बोला जाएगा। तो अब आपको मिल गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, है ना। अब डेफिनेशन आप देख लें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली एंगल क्या है, तो कांटेक्ट फोर्स, तो एफ और आर का रिजल्टेंट हो गया, और आर यानी रिजल्टेंट और आर के बीच का जो एंगल है दैट एंगल इज कॉल्ड, रिजल्टेंट और आर के बीच का एंगल जो है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट एंगल की बात कर लें। अगर मान लीजिए कि हमने एक ऐसा प्लेन लिया और इस प्लेन पे कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन हम चेंज करते जाते हैं, इंक्लिनेशन चेंज करते जाते हैं। एक इंक्लिनेशन पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट जो है इसके ऊपर वो स्लाइड करते गया, स्लाइड करने लगा। ओके, ये देखिए उस एंगल के बियॉन्ड अगर हम एंगल करेंगे तो ये डेफिनेटली स्लाइड करेगा, लेकिन एक ऐसा पोजीशन है जहाँ पर जस्ट मूव वाला कंडीशन आएगा। ओके, तो अगर हम एक सरफेस रखे हैं, इस तरह का कोई सरफेस हमारे पास है, ओके, इस तरह का कोई सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखें जो किस कंडीशन में हो, ये जस्ट मूव वाले कंडीशन में हो। जस्ट मूव वाला कंडीशन पहले भी समझाया था मैंने। तो यहाँ जो एंगल बनेगा थीटा, इस एंगल को बोलेंगे, है ना, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। ओके, थीटा से डिनोट करेंगे। ओके, ये मिनिमम एंगल, ठीक है, ये मिनिमम एंगल जहाँ पर जस्ट मूव वाला कंडीशन आएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो निकाला हुआ था, फिर भी एंगल ऑफ रिपोज की बात करें। अगर ये कंडीशन है, हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का मास m ले लें, तो ऑब्वियस है कि इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा। वेट के बारे में हमारा डिस्कशन पहले ही हो चुका है, mg। ओके,
अब नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, परपेंडिकुलर टू द सरफेस काम करेगा, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब एक आपसे हेल्प लेना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे एंगल की ज़रूरत बार बार पड़ेगी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। करना ये है कि अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते इस तरह एकदम पैरेलल में, और इसको भी यहाँ टच करा लेते, आप भी करा सकते हैं, बाद में मिटा देंगे, इसको बाद में मिटा देंगे। अभी ये एंगल आपसे पूछते तो आप डेफिनेटली बताते दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये थीटा है। वेल, बढ़िया। अभी एक काम किया जाए, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे तक मिला लिया जाए, ये 90 है। ओके, लाइन को नीचे मिला लिया, 90 है, ये ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उसमें एक 90 हो गया, एक थीटा हो गया, तो एक एंगल जो यहाँ वाला है वो आपको 90 माइनस थीटा होता है। चलिए, जो एंगल एज्यूम करना था, मानना था, उसको x ले लीजिए। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। अब अगर 90 माइनस थीटा प्लस x कर दें तो फर्दर फिर से 90 होगा, चेक कर लीजिए, और फर्दर फिर से 90 होगा। और अगर ऐसा है तो ऑब्वियस है कि 90 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा थीटा, इसीलिए यहाँ पर थीटा पुट कर दिया। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, है ना, हम इसको हटा देते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये भी हटा देते हैं। तो अगर वो थीटा एंगल मिल गया तो mg का कंपोनेंट टूटेगा। अब मालूम है एंगल के साइड जो कंपोनेंट टूटता है उसमें कॉस यूज होता है, तो इस तरफ का कंपोनेंट mg क्या होगा, कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट तो आपको इधर भी दिखेगा उस फोर्स का, इस तरफ का कंपोनेंट आपके पास mg साइन थीटा होगा। हाँ, चेक कर लेना एक और चीज़ कि कोई और फोर्स छूट तो नहीं रहा है। इम्पेंडिंग मोशन यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, स्लाइड किया नहीं लेकिन स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट मूव इन पोजीशन में है। तो वैसे केस में यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन गलत हो गया तो गलत हो जाएगा, सब कुछ इधर रहेगा। एक बात और काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक्सिस का चॉइस अपनी बात है ना, घर की बात है। एक्सिस हम कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं, इधर x इधर y। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डील करने के लिए हमारे पास दो फेमस इक्वेशन है, Fy इज इक्वल टू ma_y। y एक्सिस में एक फोर्स आपको r मिला, दूसरा फोर्स क्या मिला, mg cos थीटा। वेल, अच्छा, मास इनटू इंक्लाइन प्लेन पे कोई जंपिंग वंपिंग नहीं हो रही है, यानी वहाँ कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, ये जीरो हो जाएगा, यानी r इज इक्वल टू mg cos थीटा। चलिए, मान लिया, आ गया। एक और इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, सिग्मा fx इज इक्वल टू ma_x, कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर आप देखिए, पॉजिटिव x एक्सिस में फ्रिक्शनल फोर्स है माइनस mg साइन थीटा है, और मास तो मास हो गया, बिकॉज ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं किया है, जस्ट मूव के कंडीशन में है, इसलिए यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। यानी अभी आपके पास f इज इक्वल टू mg साइन थीटा हो जाएगा। अब करना क्या है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप f बाय r करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, mg साइन थीटा ऊपर mg साइन थीटा, और नीचे mg कॉस थीटा। mg काट दिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इधर हो जाएगा क्या, टेन थीटा, इधर डिवाइड करने के बाद से टेन थीटा, और f बाय r कितना, ये तो म्यू। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और यहाँ पर आपने प्रूफ किया हुआ है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में कि म्यू जो होता है वो टेन अल्फ़ा के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा, यानी टेन दोनों तरफ से हटा देंगे, है ना, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा,
इसका मतलब साफ है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। होप बातें क्लियर हो गई होंगी, इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में, पूछा गया है रिलेशन निकालने के लिए भी और डिफाइन भी करने के लिए। तो डेफिनेशन और रिलेशन दोनों देख लीजिएगा, ठीक है। फिर वापस हम एक कंडीशन पे आते हैं, मैंने बोला था कि आज उसकी भी बात कर लेंगे, वो भी 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आया है। आप इसको एक्सपीरियंस भी किए होंगे। इट इज़ ईजियर टू पुल देन पुश। अक्सर इस क्वेश्चन के आंसर देने के समय लोग करते क्या हैं, लैंग्वेज से एक्सप्लेन करते हैं। लैंग्वेज से एक्सप्लेन करने में फंसने का चांस ज़्यादा है, मार्क्स मिलने का चांस कम है। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। 2 कंडीशन की बात करनी होगी। एक तो वाइल है ना, पुशिंग, किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करना है, मान लीजिए कि ऐसा है, ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है एक सरफेस पे, पिछली बार जैसे, इसको आपको पुश करना है। तो चलिए पुशिंग वाले कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्वियस है कि नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर काम करेगा, ऐसा। ऑब्वियस है कि इसका mg भी काम करेगा, किस तरफ, इस तरफ, r हो गया, mg हो गया, ये फोर्स हो गया। चलिए फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, वर्टिकल के साथ ही एंगल ले लीजिए, एज्यूम कर लिया थीटा, अल्फा, फाई, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। f का कंपोनेंट तोड़िए, f का कंपोनेंट तोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट तोड़ना। तो एंगल के साइड हमेशा कंपोनेंट है ना कॉस का होता है, यानी यहाँ पर f cos थीटा होगा। एरो देख करके डायरेक्शन दीजिएगा, कई बार गड़बड़ हो जाता है, नीचे की तरफ एरो है इसलिए डायरेक्शन इधर। परपेंडिकुलर में कंपोनेंट f sin थीटा होगा और इसके एरो को भी ध्यान से दे देना है, दे दीजिए। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहा है, मूवमेंट का डायरेक्शन आप देखिए उस तरफ, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें इस तरफ होगा, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगा, या यहीं पे दिखा दीजिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वेल बढ़िया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी दिखा दिया मूवमेंट के अपोजिट। अभी एक काम किया जाए, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कीजिए, है ना, क्या, सिग्मा Fy इज इक्वल टू MAy। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ r, नीचे की तरफ f cos थीटा, नीचे की तरफ mg इज इक्वल टू, चूँकि वाई एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं, 0, तब r इज इक्वल टू mg प्लस f cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू r इज इक्वल टू म्यू mg प्लस f cos थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान करके याद रखें। ये आपको पुश का केस आया, अभी वाइल जब पुल करेंगे तब उसको देखिए। सेम ऑब्जेक्ट सरफेस पे लाई कर रहा है, एक एंगल पे इंक्लाइंड फोर्स F अप्लाई कर दिया, कांटेक्ट फोर्स R डिनोट कर दिया, नीचे आपने mg डिनोट कर लिया, एंगल जो माना था वही मान लीजिए, फोर्स जो अप्लाई किया था सेम अप्लाई कर लीजिए, कंपोनेंट तोड़ लीजिए f का, एरो देखते हुए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट f sin थीटा होगा, एंगल के अलोंग वाला कंपोनेंट आपको f cos थीटा होगा। हाँ, अभी हम फिर से क्या करें, सिग्मा Fy इज इक्वल टू MAy कर लें, एक r माइनस f cos थीटा माइनस mg नहीं,
देख लीजिएगा एफ साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा यहाँ पर प्लस होगा, इज इक्वल टू मास तो है, वाई एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं। यहाँ से आर जब निकलेगा ओके, तो आर का फॉर्मूला आप देख लीजिए, एम जी प्लस में होगा और एफ कॉस थीटा माइनस में होगा। फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट करने की बात है, म्यू इंटू आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, ब्रैकेट के बाहर म्यू। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर आर एम जी माइनस एफ कॉस थीटा है और यहाँ पर आर एम जी प्लस एफ कॉस थीटा है। ऑब्वियस है कि आर डिफरेंट है, आर डिफरेंट है तो यहाँ पर आर प्राइम मान लीजिए ओके, तो यहाँ भी आर प्राइम हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ आर प्राइम हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स भी एफ प्राइम हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। आप कंपेयर करके देख लीजिए, आपको दिखेगा कि एफ डैश जो है वो लेस है एफ से, और वो काम आसान होगा जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। वो आसान होगा जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा, और पुलिंग के केस में फ्रिक्शनल फोर्स कम लग रहा है। ये आंसर जब आप लिखेंगे तो क्लियरिटी इसकी अदर आंसर से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो होप आज की सारी बातें समझ में आई होंगी।